आज आप पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और भस्म की सबसे विकसित विचारधारा, जिसका नाम है लेविस अम्ल भस्म विचारधारा। और इसको देने वाले हैं जीएन लेविस। 1923 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया। यहां पर जीएन लेविस का कंप्लीट नेम जॉर्ज नाथन लेविस है और ये 1923 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया। ध्यान से आप इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का उपलब्धि है कि यह किसी घोलक की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में व्याख्या कर सकता है, और दूसरा कि ये केवल अणु और धनायन और ऋणायन का नहीं, एक सिंगल एटम का भी व्याख्या कर सकता है। मतलब अर्हेनियस के अनुसार केवल हाइड्रोजन रखने वाले पदार्थ अम्ल होते थे या भस्म होते थे। ब्राउनस्टीड-लॉरी के अनुसार भी हाइड्रोजन रखने वाला पदार्थ ही अम्ल और भस्म होता था, लेकिन यहां पर यह सीमा रेखा अब हट रहा है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो परमाणु, अणु, धनायन, ऋणायन हो सकते हैं और जो किसी घोलक की उपस्थिति या अनुपस्थिति में निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थों से ग्रहण करते हैं। आज तक अर्हेनियस और ब्राउनस्टीड-लॉरी में आपने अपने माइंड में सेट किया कि अर्हेनियस के अनुसार H+ देने वाला अम्ल, ब्राउनस्टीड के अनुसार प्रोटॉन देने वाला अम्ल, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला अम्ल, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला, प्रदान नहीं करता है अम्ल, ग्रहण, और वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म, निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन। तो हम कुछ बेसिक जानकारी देते हुए ये लेविस अम्ल भस्म विचारधारा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। ये एग्जाम्पल आपको क्षमता देगा इस पूरे सिद्धांत को समझने में, और हर एक स्टूडेंट को एक लेवल में समझ में आएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल उस ढंग का देने जा रहे हैं कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए O2, जिसका लेविस बिंदु संरचना आप सभी स्टूडेंट यहां देख सकते हैं कि O2 में O का परमाणु संख्या कितना होता है? 8, 2, 6, यानी इसके बाहतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आप समझ सकते हैं? और O2 बोले हैं तो इसमें कितना ऑक्सीजन है? 2। तो दोनों ऑक्सीजन कितना कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? 6 और 6। और इस तरह आप सभी स्टूडेंट इतना क्षमता रखते हैं कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से O2 में प्रत्येक ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब यहीं पर आप लोग को हम बता दें कि किसी अणु में परमाणु के ऊपर, परमाणु के चारों ओर 2 तरह का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक बंधित युग्म और एक निर्जन युग्म, जो पहले भी बता दिए हैं। ये बॉन्ड के निर्माण में भाग लिया है, इसको बंधित युग्म बोलते हैं, और जो बच गया किनारे किनारे निर्जन युग्म। तो जल्दी बताइए, इसमें निर्जन युग्म 4 इलेक्ट्रॉन निर्जन युग्म के रूप में है, और इसमें बंधित युग्म 2। और अब बताइएगा कि अब एक अकेला ऑक्सीजन एटम आ रहा है, यहां कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब इसके पास निर्जन युग्म कितने हैं? 3 युग्म और 6 इलेक्ट्रॉन। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा, पेयर। तो यहां एक होता है लॉन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है बंधित युग्म, एक होता है निर्जन युग्म। हमारा ये लेविस अम्ल भस्म विचारधारा निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कि निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन मतलब क्या। वह इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो बॉन्ड के निर्माण में, बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो ये है लॉन पेयर, ये है लॉन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, ये बंधित युग्म और ये है निर्जन युग्म। तो यहां पर अब आप समझने के लायक है कि लेविस अम्ल भस्म विचारधारा में कौन लेविस अम्ल है और कौन लेविस भस्म। सोचिए, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑक्सीजन को दे दे तो तुरंत इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और यहां हम नए प्रकार के एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे, उप सहसंयोजक बंधन, और ये इसका अष्टक पूरा कर दिया। ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा लगाए जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी का है, इसका नहीं है, लेकिन अब इस पर हक दोनों का होगा। ये इलेक्ट्रॉन अब इसके लिए भी गिनाएगा, इसके लिए भी गिनाएगा। आप इसको अच्छे से देखें, इस ऑक्सीजन का ये अपना इलेक्ट्रॉन कितना था? 6। ये रहा 2, 4 और ये 6। ये साझेदारी से आया है इधर से, ठीक है। तो पहले से आप समझ चुके हैं कि O2 में प्रत्येक ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है।
इसका अष्टक नहीं पूरा था, इसने आगे बढ़कर इसका अष्टक पूरा करवाया। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसने दिया? O2 ने, और किसने ग्रहण किया? तो ये लेविस भस्म कैसे है? लेविस भस्म क्योंकि निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन ये प्रदान कर रहा है। निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला लेविस भस्म होता है, और निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला लेविस अम्ल होता है। आज के क्लास में सिर्फ 4 शब्द याद करना है। निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला लेविस भस्म और ग्रहण करने वाला, तो जल्दी बताइए ग्रहण किसने किया? यहाँ O ने, तो ये हो गया लेविस अम्ल, और किसने प्रदान किया? O2 ने, तो लेविस भस्म। तो हमने आज के इस क्लास में पहले ही एग्जाम्पल में एक परमाणु को साबित कर दिया कि वो अम्ल है। ऑक्सीजन क्या है? एक परमाणु है, और O2 क्या है? अणु है। तो इस परमाणु को हमने साबित कर दिया कि ये अम्ल है, और अब हम साबित करने जा रहे हैं इस आवर्त सारणी का केवल एक हमको क्लू मिला, थोड़ा सा मिला जानकारी, उससे हम पूरा आवर्त सारणी का एलिमेंट का बताने जा रहे हैं, और आप भी वैसे ही याद रखेंगे, बिना मेहनत के याद रहेगा। जल्दी से बताइए ऑक्सीजन धातु है कि अधातु? जिसको नहीं पता है लास्ट बार सुन ले। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? तो जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 होता है वो धातु होता है, 4 होता है उपधातु, 5 6 7 होता है अधातु, और 8 होता है नोबेल गैस। 1 2 3 होता है, 4 होता है उपधातु, और 5 6 7 और 8। तो जल्दी से बताइए इसके बाह्यतम कक्ष में कितना है? और 6 है, तो क्या हुआ? तो अधातु होते हुए लेविस अम्ल बना के लेविस भस्म। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने वाला लेविस के अनुसार निर्धारित किया गया है कि वो हमेशा अम्ल का गुण रखेगा। तो जितना भी अधातु याद है आवर्त सारणी का, जितना अधातु याद है, स्टार्ट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? लेविस अम्ल है। क्यों है? क्योंकि अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला लेविस अम्ल होता है। अब उल्टा आ जाइए, जब अधातु लेविस अम्ल हो गया तो धातु लेविस भस्म। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और त्याग करने वाला अभी तुरंत पढ़े हैं कि क्या होता है? लेविस भस्म होता है। तो हम बोलेंगे सोडियम क्या है? लेविस भस्म है। सोडियम 2 8, बाह्यतम कक्ष में 1 है, तो क्या होगा वो? तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। आज के बाद कुछ याद रहे या ना रहे, इतना याद रहना चाहिए कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने वाला लेविस अम्ल होता है। तो जब अधातु लेविस अम्ल हो गया तो धातु, तो एक याद रहेगा तो दोनों का काम चल जाएगा। अगर अधातु को याद रखेंगे कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो सभी अधातु लेविस अम्ल हो गया, तो सभी जो धातु है वो लेविस भस्म हो जाएगा, और जो उपधातु है वो दोनों हो जाएगा। नाम ही है उपधातु, मतलब दोहरा नेचर रखेगा, यानी कि वो दोनों का गुण रखेगा, अम्ल का भी भस्म का भी। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देते देते तीसरा एग्जाम्पल आते जाते एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। अभी हम पहले एग्जाम्पल में केवल हम एग्जाम्पल दिए तो आप में क्षमता आ गया कि पूरा आवर्त सारणी में सभी तत्वों को बताने लगे कौन अम्ल है और कौन भस्म है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा देने जा रहे हैं जो आज तक कोई अम्ल भस्म विचारधारा सिद्ध नहीं कर पाया था कि अम्ल है कि भस्म। LCl3 को ना ब्रोंस्टेड ने बताया कि अम्ल है कि भस्म, ना अर्हेनियस ने बताया। अब ये बता रहे हैं कैसे, तो देखिए पहले बताइए एल्युमिनियम का 13 2 8 3 और ऑक्सीजन का क्लोरीन का 17 2 8 7। तो हम आपके सामने LCl3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितना है? जितना बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है, वही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। तो देख सकते हैं यहां क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, और नहीं तो फिर घेर कर देख लीजिए, हो गया 8। उसी तरह आप समझ सकते हैं कि सभी क्लोरीन का पूरा हो जाएगा, नहीं समझ सकते हैं तो देखिए लीजिए 7। और ये देखिए किसका पता लगाइए किसका पूरा नहीं होगा, क्यों नहीं पूरा होगा? 2 देखिए ना, 2 4 6 ही हो रहा है। अष्टक पूरा है नहीं। LCl3 में एल्युमिनियम का अष्टक पूरा और Cl का अष्टक
वो भी तीनों Cl का पूरा है। अब यहां पर इसके साथ एक आयन आ रहा है बॉन्ड बनाने, जो साबित कर देगा कि अम्ल है कि भस्म। Cl के भातम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो बाहर से माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब जरा सा देखा जाए कि यहाँ Cl3 में हमने दिखाया कि एल्युमिनियम का अष्टक पूरा नहीं है। अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेते ही Cl3 में एल्युमिनियम का अष्टक पूरा हो जाएगा। अभी हम क्या बताएं कि ये उप सहसंयोजक बंधन है। इस उप सहसंयोजक बंधन में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लगाता है और एक नहीं। किसने इलेक्ट्रॉन लगाया? Cl। लेकिन अब हक दोनों का होगा और दोनों के बीच ये नया एक बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड का नाम है उप सहसंयोजक बंधन। इस बंधन को सब कोई समझता है कि इसमें परस्पर साझेदारी होता है। ये एक लगाया, ये भी एक लगाया। ये ऐसा बंधन है जिसमें एक परमाणु केवल इलेक्ट्रॉन लगाता है लेकिन हक दोनों का और अष्टक दोनों का पूरा हो जाएगा। तो गिनिए, अब पूरा हो गया। तो बताइए इस पूरे प्रक्रम में किसने त्याग किया? Cl माइनस। तो लेविस बेस है कि लेविस एसिड? लेविस बेस। और जिसने ग्रहण किया, तो आज के क्लास में सिद्ध हो गया कि LCl3 एक लेविस अम्ल है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण। जो आज तक ना अरहेनियस बता पाए ना ब्रॉन्स्टेड, कारण नहीं बताने का क्योंकि इस यौगिक में हाइड्रोजन ही नहीं है, बिना हाइड्रोजन के है। तो हम यहां ये बताएं कि लेविस अम्ल भस्म विचारधारा के अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो परमाणु ऑब्लिक अणु ऑब्लिक धनायन ऑब्लिक ऋणायन हो सकते हैं और जो किसी घोलक की उपस्थिति या अनुपस्थिति में दूसरे पदार्थों से निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या आप लोग को निर्जन युग्म समझ में आने लगा? क्या है वह जोड़ा जो बॉन्ड के निर्माण में भाग, और ये जोड़ा इसके द्वारा दिया गया और इस तरह से इसका अष्टक भी पूरा हो गया और इसका दोनों के बीच बॉन्ड भी नया बन गया। और इस क्रम में हमको समझ में भी आ गया कि इसने ग्रहण किया और इसने त्याग। ग्रहण करने से इसका नाम पड़ गया लेविस अम्ल और ये हो गया लेविस। अब यही से हम फिर से कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जांपल देंगे और कॉन्सेप्ट निकाल देंगे। अब हम इसको एक ऋणायन मान रहे हैं। ऋणायन मतलब समझते हैं आप लोग, जिस पर ऋण आवेश होता है, और धनायन मतलब, तो यहां पर इस पर ऋण आवेश है कि धन आवेश? तो ऋण आवेश है तो सभी ऋणायन लेविस भस्म होते हैं। सभी ऋणायन क्या होते हैं? तो OH माइनस लेविस भस्म है, Cn माइनस लेविस भस्म है, ठीक है। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जितना माइनस वाला रासायनिक समूह है सब क्या है? और इसके उल्टा सभी धनायन क्या होंगे? तो हम आपके सामने सभी धनायन को लेविस अम्ल साबित करने जा रहे हैं। इसके लिए बोर्ड पर एग्जांपल हम देने जा रहे हैं NH3 प्लस H+। तो NH3 में N का परमाणु संख्या बताया जाए। N का परमाणु संख्या 7 के अनुसार 2 5। तो ये है N के भातम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे हैं, और हाइड्रोजन कितना लेकर आता है? 1। तो NH3 में सबका अष्टक पूरा होगा और हाइड्रोजन का द्वितीयक। यहां NH3 का देखिए, ये N का अष्टक पूरा हो गया, हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा हो गया, सबका सब कुछ पूरा है। अब आ रहा है इसके साथ बॉन्ड बनाने H+ के बारे में जो स्टूडेंट नहीं जानते ऐसे तो सबको पता है, जल्दी से बता दीजिए H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सीखिए, H का 1 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और परमाणु संख्या 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। अभी अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो भी त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया तो H+ हो गया। तो अब इसके पास है तो क्या है? केवल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 चाहिए, क्योंकि हीलियम के बराबर पूरा करना होता है। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि H+ जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो आराम से दे सकता है। और देकर अपने आप को क्या साबित किया पता लगाइए कि हम भस्म है। और H+ क्यों H+ अम्ल है? क्योंकि निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, और ग्रहण करने वाला लेविस और त्याग करने वाला लेविस। और अभी तुरंत हम बताए हैं कि सभी धनायन
लेविस अम्ल होते हैं और सभी ऋणायन। तो ये था आपका आज का क्लास लेविस अम्ल भस्म विचारधारा के लिए, जिसमें आपने अम्ल और भस्म का एग्जाम्पल साथ साथ पढ़ा। सभी पीछे अम्ल भस्म विचारधारा में एक बार अम्ल समझे, एक बार भस्म समझे, अलग अलग। इसमें अम्ल और भस्म दोनों का एग्जाम्पल एक साथ आपने अध्ययन किया कि लेविस अम्ल है, लेविस भस्म है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया। और एक लाइन में आज के क्लास में सिर्फ एक लाइन याद करना है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला लेविस अम्ल होता है। 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में 10 साल में 6 बार आया है कि LCl3 लेविस अम्ल है, लेविस भस्म है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो LCl3 क्या है? लेविस अम्ल है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसका अष्टक नहीं पूरा रहता है, वो हमेशा लेविस अम्ल होता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके पास इसके जैसा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो सब लेविस भस्म होता है।